किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपसे करीब 2 वर्ष के बाद कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि विश्व स्तर पर कोरोना महामारी से सभी लोग त्रस्त रहे हैं। बहुत लोगों की जानें गई और सबको अपनी जान को बचाना था। यह एक आवश्यक कदम था जिससे ये सृष्टि बनी रहे और सभी सामाजिक कार्य भी हों और इस धरती पर मनुष्य ख़त्म न हो जाए। इसके लिए तरह तरह के उपाय भी हुए। अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग की और तरह तरह की दवाइयों और सैनिटाइजर्स को यूज किया, अपने योगा को यूज किया। और इसके बाद हम अपने इस स्तर पर आए कि हम आप सब एक होकर इस कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ें। इस समय मैं कुछ चीज़ों आपको शेयर नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया, आपको जानकारी नहीं दे पाया। बहुत सी जानकारियां ऐसी हैं कि जो अनुभव के बाद आती हैं, वह किसी किताब में नहीं लिखा होता है। जब हम अपने अनुभव की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने अपने गांव में भी खेती की और लोगों के खेतों पर भी गया। आसवन, तेल के आसवन के लिए हमने दो दो जगह तेल निकलवा कर देखा और तरह तरह के अपने गांव के प्रक्षेत्र पर कोशिश किया कि हमें क्या जानकारी मिल सकती है। इस बात के लिए सीमैप जैसे संस्थान का सहयोग भी रहा, जिसका किसानों ने बहुत अधिक प्रशंसा की कि नई खेती आ रही। लेकिन किसान भाइयों, एक बहुत विशेष बात है जिससे मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। आप कभी भी लोगों के कह देने से कि आप मेरे यहाँ से बीज ले लो, हमारे यहाँ से स्लिप ले लो, आप जो है वेटिवर का ले लो, आप जेरेनियम का ले लो, ऐसे न लें। सबसे पहले उसकी जो है यह पता करें कि वह प्रजाति जेन्युइन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसको खेती बाड़ी करने के बाद उसमें से तेल ही न निकले, या औषधि पौधों की खेती कर रहे हैं तो उसमें जो है वो तत्व न हो जिसके लिए आप कर रहे हैं। तो यह बात देखने में बहुत आ रही है और कई लोग इस दुर्व्यवस्था में भी लगे हुए हैं जो इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं कि जब भी आप इसकी खेती के बारे में सोचें तो आप तुरंत किसी से स्लिप या बीज न लें। आपको क्या करना है कि इस बात पर ध्यान देना है कि उसका इतिहास क्या है, किस बात का, कि उस पौधे का या उस बीज का गुणवत्ता कैसी रही है, इसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा यह कि यदि सुगंध पौधों की खेती आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको तेल की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी आएगी और उसकी गुणवत्ता क्या होगी, इसके बारे में आप थोड़ा सैंपल लेके उस किसान के यहाँ से जहाँ से आप ले रहे हैं या किसी संस्थान से ले रहे हैं अवश्य निकलवा लें और उसकी गुणवत्ता की भी जांच करा लें। और तब इसके बाद उस बीज या उस कटिंग को, स्लिप को, जिसके लिए भी आप उपयोग करना चाहते हैं किसी भी औषधि एवं सुगंध पौधों के लिए, तो उसकी अच्छी तरह से जांच करा लें और तब इसके बाद उसको अपने प्रक्षेत्र पर लगाएं। ऐसा ना हो कि सब काम करने के बाद, मैंने देखा है कि बहुत लोगों के यहाँ जो है वेटिवर में बहुत कम तेल आया है, जितना रिपोर्टेड है उससे भी बहुत कम आया है और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह कई ऐसी जानकारी हमको मिली है कि मुलेठी में, आपके सतावर में, कई जगह इस तरह का धंधा चला हुआ है कि हमारे पास ये स्लिप है या ये बीज है, आप ले लीजिए, मैं बेचना चाहता हूँ। लेकिन आपको मैं सावधान इसलिए करना चाहता हूँ कि आप उसकी गुणवत्ता को कि बिना परख किए हुए आप कुछ भी न लें, बल्कि बेचने वाले से ही कहें कि भाई हमारा इसका इतिहास बताओ कि आपने कहाँ से खरीदा, कितना इस समय दे रहा है। देखिए, आप सब जो है गेहूँ धान की भी खेती करते हैं। आप पहले सुने होंगे
कि हर 3 वर्ष बाद जो है वो उसमें जो गुण होता है पौधों में, जो तत्व का गुण होता है या गंध का गुण होता है, वह धीरे धीरे वो कम होता है यदि एक ही तरह के इन्वायरमेंट में उसको लगातार उगाया जाता है और उसी बीज और उसी को यूज किया जाता है। तो ऐसा देखने में आता है कि कोई नहीं भी यदि आपको धोखा देना चाहता है तो उन लोगों के यहाँ यह पूरा मुमकिन है कि हो सकता है कि उसमें जो तत्व और जो तेल पहले मिलते थे अब न मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसे वेटिवर है, कई ऐसे औषधीय उष्णगंध पौधे हैं जिसमें कि बाहर से वाइल्ड जो होते हैं उसको खोद करके लोग बेच देते हैं और दूसरे को दे देते हैं। उसमें बहुत बड़ी हानि किसानों को उठानी पड़ रही है। मैंने किसान को रोते हुए एक आसवन यंत्र के पास देखा कि उसको जो है 0 एकदम मिला, उसके 2 टंकियों में एकदम तेल नहीं आया, जबकि पूरी विधि विधान से उसको किया गया था। उसी तरह से हम सब भी कुछ भुक्तभोगी रहे हैं और यह इसलिए मैंने सोचा कि यदि हमें नुकसान हुआ है तो आपको नुकसान न होने पाए। आप सबसे पहले उसकी जांच कराएं और तभी आप उस बीज और स्लिप को लें, चाहे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगानी है या थोड़ी मात्रा। वैसे तो केंद्रीय औषधीय उष्णगंध पौधा संस्थान का जो बीज है या स्लिप है सही होता है, लेकिन यदि मान लीजिए कि कहीं से किसी ने लिया है इसी संस्थान से और वो 2-3 वर्ष 4 वर्ष से उगा रहा है, उसके यहाँ तेल नहीं आ रहा है और उसने आपको स्लिप बेच दिया, आप क्या करेंगे? इसलिए जरूरी है कि उसका इतिहास देखें। एक तो हमको इससे आपको सावधान करना था, क्योंकि यह बाजार में बहुत अधिक इस बात को लेकर के हो रहा है कि चलो भाई इसमें बहुत फायदा है औषधीय उष्णगंध पौधों की खेती में, इसको कर लेते हैं। लेकिन ये फायदा तब बराबर नहीं रहना है। जब किसी भी चीज़ की खेती डिमांड जो है नहीं होगी और उसका जो उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो आलू के भाव ही बिकेगा, वो आलू से भी कम पर बिकेगा। तो ऐसा कुछ नियंत्रण संस्थानों को भी करना चाहिए कि हम किस इलाके में कौन सा जो है पौधा सुटेबल है, जहाँ हाई यील्ड होती है, और उस जगहों पर हम इसको जो है उगाना या किसानों को बताना। इसका एक हमारे जो 16 क्लाइमेटिक जोन है हमारे देश में, उसके अंदर जो है जगह जगह पर संस्थान के वैज्ञानिकों को चाहिए कि वहाँ पर जो है इसका जो है आकलन करें कि ये किस एरिया के लिए ये फसल है, जिससे कि कोई किसान जो है धोखे में ना आकर ऐसी जगह पर लगा दे कि उसको जो है वो उत्पादन या वो गुणवत्ता न मिल पाए। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि बालू वाले क्षेत्र हैं, गंगा का किनारा है या किसी नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, तो चलिए वहाँ पर जो है वेटिवर खस की खेती के लिए आप कर सकते हैं कि उसकी लंबी जड़ें होंगी, पानी की कम ज़रूरत पड़ती है और हो सकता है कि उसमें सुगंध अच्छा हो। लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि मिट्टी जो है बड़ी कसी हुई है और वहाँ पर जो है हवा वहाँ न मिलने के कारण जो है उसमें जो है गंध न बन रहा हो, तो फिर वो बेकार है वहाँ पर करना। तो इस तरह से हमको मिट्टी के बारे में भी सावधान रहना है कि ऐसा न हो कि आपकी मिट्टी उस लायक नहीं है और वहाँ पर आपने ऐसा फसल उगा दिया जिसमें कि जड़ नीचे जा ही नहीं सकती। जैसे आपका अश्वगंधा है या आपका ये सदाबहार है, इनको तो चाहिए जड़, वेटिवर को चाहिए जड़, जड़ से आधारित आपको गुणवत्ता वाली चीज़ें मिलती हैं। इसी प्रकार से बहुत भारी ज़मीन है, वहाँ के लिए मेंथा सही है, आप जो है पुदीना वहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा, इसका भी चुनाव करें कि हमको किस समय में, किस ऋतु में हमको हमारे खेत खाली हो रहे हैं या खाली रहते हैं, तो कौन सी फसल का चुनाव करें। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि भाई 3 महीने की चाहिए फसल, तो आप जो हैं गर्मी के दिनों में यदि बचा सकें तो जिरेनियम बहुत लाभदायक है। यदि आप पुदीना की खेती करते हैं तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि यदि जाड़े में हमारे पास खेत खाली हो रहा है तो हम कौन सी फसल लगाएं। इसी तरह आप जुलाई में लगाएं तो क्या कालमेघ लगा सकते हैं। इसी तरह से आप 5 वर्ष के लिए लगाना चाहते हैं कि एक ही वर्ष में सब कुछ कर लेना चाहते हैं, इसके लिए भी फसल इसमें है, तो इससे भी सावधान रहें। ऐसा ना हो कि बिना कुछ सोचे समझे आपने लगा दिया और आपको तेल निकालने के लिए आपको जड़ को या उसके फूल को, उसके पत्ते को ले लेके दौड़ना पड़ रहा है चारों तरफ। इसमें भी कई किसान परेशान होते हैं।
लगा तो लेते हैं, उनको तकनीकी ज्ञान भी खेती का मिल जाता है, लेकिन उनके पास यंत्र न रहने के कारण जो है वो किसान, और उनके इलाके में न रहने के कारण या उनकी पहुंच से बाहर रहने के कारण वो तेल जो है समय से नहीं निकाल पाते हैं, तो उनका तेल जो है कम निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि खस है, जनवरी के महीने में उसका तेल निकाला जाता है और जनवरी से और फरवरी मार्च तक तेल निकलता है। यदि हम 16 मार्च के पहले नहीं निकालते हैं तेल, तो निश्चित रूप से जो है उसमें तेल नहीं आएगा, तो क्या होगा, फिर आपका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। ये कह देना कि कभी भी निकाल लो औषधीय सुगंध पौधों की खेती है, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसे रिसर्च हैं जो कि हुआ नहीं है, और उसको जो है हम लोग इस आधार पर कहते हैं कि भाई जो हमारा अपना अनुभव है, ज्ञान है, उसके आधार पर कहते हैं। जैसे हमको सिंचाई के ऊपर जो है कोई ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाई दिया कि जो किया गया हो, हमारे नॉलेज में नहीं है अभी तक, जबकि मैं 35 वर्षों तक 35.5 वर्ष तक काम किया। कुछ जगहों पर थोड़े उसके लिए खाद के लिए और फर्टिलाइजर के लिए और सिंचाई के लिए किए गए, लेकिन अब वहीं देख लीजिए कि यदि किसी को जो है निकाई और बुड़ाई करनी है तो उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, वो केवल कह दिया जाता है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि 40 दिन के अंदर इसको निकाल लीजिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि 40 दिन के अंदर जितने भी एक वर्षीय वीड हैं, खरपतवार हैं, उनके जो है वो फूल निकलने वाला होता है और वो जल्दी ही बन जाता है उसका बीज जो है। तो अगला बीज न निकले और उसका मल्टीप्लिकेशन न हो, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यदि औषधीय सुगंध पौधों की खेती करें तो आप उसमें जो है 40 दिन के अंदर जो है उसमें का निकाई गुड़ाई एक बार कर लें। हाँ, ये बात सत्य है कि औषधीय सुगंध पौधों में एक ही बार निकाई गुड़ाई आपको करनी है। इसका हमें भी अनुभव है और लोग जानते भी हैं इस बात को, लेकिन इसको भी जो है किसान नहीं कर रहा है और उसके कारण जो है उसकी पैदावार जो है कम हो जाती है। तो इससे भी आप सावधान रहें, इसकी व्यवस्था रखें कि क्या आपके पास लेबर है कि नहीं। और कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल आप इसकी खेती में न डालें, नहीं तो आगे से इसका भविष्य जो है खत्म हो जाएगा। किसी के भी कहने से आपको सब या तो जैविक पेस्टिसाइड डालना है या तो आपको निकाई गुड़ाई मैनुअल करानी है। इसके लिए आप किसी बात का समझौता न करें और आप सावधान हो जाएं कि यदि हम खेती करेंगे तो हम इसी तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें शुद्धता बहुत जरूरी है। यदि शुद्धता नहीं है तो बहुत सारा तेल और बहुत सारा जो है औषधीय सुगंध पौधों का जो उत्पाद है वो रह जाता है और उसका बाजार भाव नहीं मिलता है, तो बहुत बड़ा खतरा है ये। आगे का ये है कि जब आपने भूमि का चयन कर लिया, आपने लगा लिया, लगाते समय भी ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग जो रोपाई करने वाले जो पौधे हैं औषधीय सुगंध पौधे के, उसमें काफ़ी पानी लगा देते हैं, करीबन 1 फीट 1.5 फीट 1.25 फीट। मैंने किसानों के खेतों पर जाके देखा है। आप ऐसा न करें। आपको थोड़े से, जैसे कि वो गीला रहे और पानी की एक पतली सी फिल्म जो है उसके ऊपर बननी चाहिए खेत में, और उसमें जो आप लगाइए। बाद में पानी की ज़रूरत हो तो आप रिपीट कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा काम ना करें। इसको धान के तरह बोना जरूर है, लगाना जरूर है कई फसलों को, जैसे पंचवर्षीय आपका सिट्रोनेला है, आपका जो है लेमन ग्रास है, ये सब है, चाहे वेटवेरी आप लगा रहे हैं, तो आपको जो है इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आप 1 फीट पानी लगा दिए और उसमें जो है रोपाई कर रहे हैं। इसका ध्यान देना चाहिए। तो इससे भी आप सावधान रहें। यहाँ पर यदि चूक हो गई तो आगे की चूक में आपका आय जो है वो कम हो जाएगा। तो शुद्ध लाभ कमाने के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर भी ध्यान दें। आगे हम अपने अनुभव के अनुसार यह बताना चाहते हैं कि जैसे आपने उसकी रोपाई करा दी, बीज को लगा दिया, तो आपको पूरा जब सूख जाए खेत तब दूसरी सिंचाई करिए। केवल पुदीना ऐसी चीज है, मेंथा जिसको कहते हैं, जिससे मेंथाल निकलता है, इस तरह की फसलें हैं तो उसमें तो नमी बराबर बनाए रखिए। और गर्मी में जितनी भी फसलें होती हैं उसमें आपको नमी बनाए रखना है। और छाए के अंदर उन पौधों को नहीं लगाते हैं जिसमें कि फूल आना हो। जैसे जिरेनियम में भी फूल आता है, छाए में लगा देंगे कम उसकी पैदावार होगी। लेकिन आप जितने भी फूल वाले पौधे, जैसे मान लीजिए रोज की आप खेती कर रहे हैं और उसको छाए में लगाएंगे तो आपको फूल थोड़े मिलेगा। जितने भी फूल वाले पौधे हैं उनको रोशनी चाहिए, उनके खुली रोशनी चाहिए उनको। इसका जो है ध्यान रखना है।
इसके बाद अब हम आपको बताना चाहते हैं कि फर्टिलाइज़र आजकल क्या है कि जैसे गेहूं में डालते हैं और खूब 3 छिड़काव करते हैं, ऐसे ही लोग डाल देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं इतना डालने की औषधि सुगंध पौधों में। आप जो है थोड़ा थोड़ा उसमें डोज दीजिए, क्योंकि जब सिंचाई होती है तो यहाँ पर हमारे यहाँ इसराइल जैसे ड्रिप इरिगेशन तो होता नहीं। यदि आपके पास सुविधा हो ड्रिप इरिगेशन की या फव्वारे वाले की, तो आप बहुत बड़े लकी हैं कि आप इसकी खेती जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और पानी की भी बचत करेंगे, आपका समय भी कम लगेगा, आपको मेड़बंदी भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। इसका जो है ध्यान रखें और सावधान रहें कि यदि आपकी इस तरह की सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं तो आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। इसके आगे हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कटाई का समय आया, कटाई के समय जो है आपको ये ध्यान देना है कि जैसे सुगंध वाले पौधे हैं, जैसे लेमन ग्रास, पामारोजा, आपका सिट्रोनेला, आपका ये जिरेनियम, पुदीना, आपका वेटिवर, जितने भी सुगंधित तेल वाले पौधे हैं, उनका जो कटाई है तुरंत एक ही दिन में इतना न कर दें कि आपके पास जो है आश्वन यंत्र तो है नहीं और आपने करके और उसका जो है वो बना दिया गट्ठर, एक ही जगह जो है लाद दिया उसको, तो नीचे का जो है जल जाएगा यदि एक साथ ऊपर रख दिए थे। अब मान लीजिए कि 10 क्विंटल वाला आपके पास जो है आश्वन यंत्र है, तो उसके लिए आप जो है उसी के बराबर 8 क्विंटल के हिसाब से आप जो है खेत में लेमन ग्रास जैसे है उसकी कटाई करावें और दूसरे दिन के लिए आप जो दोपहर के बाद करा लें और थोड़ा 2-3 घंटे तक उसको खेत में रहने दें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मेंथा में होता है कि आप उसको फैला देते हैं खेत में, तो उसका जो चारों तरफ से जो आयतन होता है वो जो है कम हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टंकी में भरा जा सकता है। इसका जो है ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक बीज वगैरह या जड़ वगैरह की है, वो तो एक बार में जो औषधि पौधे हैं उसमें आप खुदवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान एक देना है कि आपको साफ सुथरे जगह पर, छाया वाले स्थान पर जालियां लगा दीजिए, ना हो तो कई तो जाली बांध दीजिए नीचे ऊपर हैं, और उस पर जो है सुखाइए आप। तो कम जगह में ज़्यादा जो है आप सुखा सकते हैं। छाया में सुखाएंगे उसमें जो उसका तत्व बना रहेगा, लेकिन आप धूप में सुखाएंगे, उसको काट के सुखाएंगे उसको, तो उसमें का तत्व जो है कुछ गायब भी हो सकते हैं। अब बात यह है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग कहते हैं भाई हमको जो है फला तत्व जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत सा ज़्यादा जो है हमारे यहाँ औषधि एवं सुगंध पौधों में डायरेक्ट उसका जहाँ यूज होना होता है, तो सबके कारण उसका गुण बनता है। जो उसका गुण है इसके कारण बनता है कि जब कई तरह के तत्व मिलके एक नया तरह का जो है उसमें महक आती है, नए तरह का उसकी विशिष्टता होती है, तो वो कई लोग क्रूड जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको बेच रहे हैं, कौन लेने वाला है। अब कटाई की जब बात हो गई तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और सावधान हो जाइए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा। आप कभी भी खेती सुगंध पौधों की ऐसे ना करें कि आपके पास आश्वन यंत्र नहीं है और आपको ले लेके घूमना है उसको या कहीं नहीं जाना है। आप इसकी कोशिश करें कि आपके इलाके में आपके पास आश्वन यंत्र होना चाहिए और कटाई तभी करें जब वो टंकी आपके लिए खाली हो, नहीं तो इतना बड़ा जो है घाटा होगा कि आप सोच नहीं सकते उस घाटे को। ऐसे आंख बंद करके किसी भी खेती को मत करिए। जैसे आजकल चल रहा है कि लेमन ग्रास की खेती करो, मेंथा की खेती करो, बहुत अच्छा है, कल्टीवेशन तो बता दिया, और नहीं है हमारे पास यंत्र, एक छोटा किसान 6 लाख का कहाँ से खरीदेगा। इसके लिए तो हम कहेंगे कि सरकारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि छोटे किसान को जरूर दो, कम से कम एक गांव में तो एक दे दो। इसके ऊपर देना कि 30 एकड़ जब उस एरिया में होगा तभी हम देंगे, ये कहाँ का न्याय है। आप जो है नई खेती उससे करा रहे हैं और उसको जो है कह रहे हैं कि ले लेके घूमो तुम चारों ओर, और जिसको दे रहे हैं आप उसको बोल रहे हैं कि साहब आपको मेंटेनेंस का भी हम देंगे। तो फिर लेबर का खर्च क्यों लेता है? उसको नहीं लेना चाहिए लेबर का खर्च। और इस तरह के कई ऐसे हैं आश्वन करने वाले जो लेबर का खर्च नहीं लेते।
लेकिन इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए कि जो नया किसान लगा रहा है उसको जो यंत्र देना जरूरी है, उसे आसवन यंत्र देना जरूरी है। वो इसलिए कि वो आपका एक तरह से पॉपुलराइजेशन करता है, उसके अंदर अवेयरनेस वहां लानी है उसको, इसलिए दीजिए। इसलिए ना दीजिए कि 30 एकड़ का होगा, 200 एकड़ का होगा तभी उसको हम देंगे। आप छोटे यंत्र दीजिए। ये इतनी बात इसलिए सावधान कर रहा हूं कि यदि आपके पास आसवन यंत्र ना हो तो सुगंध तेल वाले पौधों की खेती मत करें। मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इसके बाद जो है आपने तेल मान लीजिए निकाल लिया, लेकिन आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए इस बात की इस तेल को सुरक्षित कैसे करें। ये 2 महीने रखना पड़ गया, भाव आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको जानना चाहिए कि हमको जो है कैसे इसको रखना है, क्या इसमें मिलाना है, किस तरह के बर्तन होने चाहिए, किस में ज़्यादा टिकाऊ होगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। और जब आप तेल को जो है निकाल लेते हैं आसवन यंत्र से और जब उसको रखते हैं तो उसमें पानी की जो बूंदें होती हैं उसमें भीतर वो सब ऊपर आ जाती हैं धीरे धीरे। इसीलिए पुराना तेल ज़्यादा लोग लेते हैं खस का। आप यदि पूछेंगे किसी से कि हमारे पास 1 वर्ष पुराना है तो कहेगा तुम्हारा वाला ही ले लें। क्यों? कि जब वो छानना शुरू होगा तो तेल पानी अलग हो जाएगा और उसका जो है फायदा हो जाएगा। और जो जल्दी बेचते हैं उस समय मान लीजिए कि दाम जो है कम है। तो आपको इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हम इस तरह का काम करें कि जो कॉन्साइज हो आपके मार्केटिंग से। तो इसके लिए आप या तो अनुबंध करें कि कोई जो है लेने वाला आपका खरीदार हो और उससे आप संपर्क बनाए रखें। और ऐसे ले लेके तेल घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे आप, किसके यहाँ देंगे आप? अब आपने देखा कोरोना में क्या हुआ। कोरोना में जब पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर महामारी आ गई तो जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट रुक गया। उसके रुकने के कारण क्या हुआ कि कई ऐसे फसलें हैं या कई सुगंधित तेल ऐसे हैं जिनके जो है नीचे हो गया रेट, और उस रेट को जो है ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब भी जो है जो चीज़ें मसाज वगैरह में यूज होते थे जो तेल, वो सब जो अभी बनना है, अब भी जो है नहीं बिक रहा है। इसका जो है बहुत बड़ा ध्यान दे करके तब करिए। अब जैसे कई चीज़ें ऐसे जैसे लेमन ग्रास है और आपका जो है मेंथा है, तो इसमें जो है हमारे देश में ही ज़्यादा खपत है। इस कारण से लेमन ग्रास यदि आप लगाते हैं तो वेटिवर के बराबर ही इकोनॉमिक्स आपकी आएगी 1 साल में। तो इसलिए वेटिवर की जगह पर यदि लेमन ग्रास आप लेते हैं तो आपको एक ही बार जो है प्लांटिंग करानी है और आपको जो है 5 वर्ष तक उसको काटना है। 4-4 महीने पर आपको पानी देते जाना है, थोड़ा सा यूरिया वगैरह छिड़क लेंगे। तो इस तरह से यदि जैविक यदि आप खाद उसमें डालते हैं तो अति उत्तम। उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। इस तरह का जो है व्यवस्था जो है आपको सोचना पड़ेगा। तब इसके बाद जो है इसके बारे में सोचिए कि हम खेती करें कि ना करें। आंख बंद करके लोगों के कहने से या प्रोग्राम के कारण कोई खेती करना नहीं चाहिए। इसमें बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। इसी घाटे से सजग करने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप किसान भाई सावधान हो जाइए। आप पैसे के लालच में अपनी खेती का घाटा मुनाफा देखिए। ऐसा ना देखिए कि आपको लालच हो गई हम चलो खेती कर लेते हैं, इसमें बड़ा फायदा है। उसमें फायदा उसी का है जिसने अनुभव ले लिया है। आप नए नए हैं इसलिए आपको मैं बताने जा रहा हूं। और समय से कटाई का ध्यान रखें। यदि समय से नहीं कटाई हो गया, मान लीजिए अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर। यदि बरसात के दिन में आप वेटिवर को कटवाएंगे, मान लीजिए रह गया आपका वेटिवर, तो इस समय कल्ले निकलते जड़ों की भी, वो टेरेसरी रूट निकलती हैं, कच्चा होता है, पका हुआ नहीं होता है। आपको किसी भी हालत में उधर जाके 20 नवंबर के बाद ही जो है उत्तर भारत में आपको जो है निकालना चाहिए तेल। हाँ, और वो भी जितना थोड़ा सा लेट कर ले, बल्कि दिसंबर का 15 तारीख आने दीजिए और 15 के बाद निकालिए और 15-16 मार्च तक निकालिए। तो उसके तेल में और इस यहाँ पर तो 0 मिलेगा आपको। ये बात भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस पर कोई रिसर्च तो हमने नहीं देखा कि भाई यदि उसको 3 वर्ष बाद यदि काटा जाता है उसी को, तो क्या तेल निकलेगा या नहीं निकलेगा। इस तरह की बातें हम बताने के लिए आज इस वीडियो को इसीलिए बनाया हूँ कि आप सजग हो जाइए। हमारा भी ये कर्तव्य है कि आप सबको सावधान करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे ऊपर भी गवर्नमेंट ने खर्च किया या CSIR ने खर्च किया, लोगों को मालूम हो
कि हाँ ये जो छोटी छोटी बातें रह जाती हैं तो वो कौन बताएगा? कोई ना कोई तो बताएगा कि इसको जितने फेल्योर वाला आदमी जो बता सकता है वो सक्सेस वाला नहीं बता सकता है। ऐसी भी एक इस तरह की गोष्ठियां संस्थानों में करनी चाहिए कि फेल्योर कहाँ कहाँ और फेल्योर हुआ तो कैसे हुआ, उसका विश्लेषण जो है करना चाहिए। लेकिन हम उसके ऊपर दबाव नहीं दे सकते, ना हम किसी इस तरह के अधिकारी हैं या मेरा कोई प्रभाव है, ना कोई मैं प्रशासन का आदमी हूँ। मैं नहीं जानता कि कैसे ये होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फेल्योर वाले से सक्सेस ज़्यादा बढ़ती है। सक्सेस वाला तो सक्सेस पा गया, बाई चांस पा गया या उसने ध्यान रखा इतना। लेकिन जो लोग नई खेती करने जाते हैं उन लोगों को उन किसानों को मैं सावधान करना चाहता हूँ। इसके अलावा आप बाजार हो गया, आप सब स्टोर कर लिए तेल को, लेकिन इस तेल को बेचते समय एक बहुत बड़ा जो है गैप है, उस गैप को समझिए। कई जगह क्या है कि जो सुगंधित तेल है उसको लेके गर्म करते हैं व्यापारी लोग और गर्म करके तब आपको देते हैं। मैं नहीं समझ पाया आज तक इसेंशियल ऑयल का ये डिफिनेशन होता है कि यह रूम टेम्परेचर पर ही इवापोरेट करता है। पानी जो है उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए। जब आप बॉयल कर देंगे तो क्या वही गुणवत्ता रह जाएगी उसकी? कई जगह लोग कर रहे हैं, मैंने लोगों से पूछा भी लेकिन उनको नहीं मालूम। कहा कि हमें नहीं मालूम, हमारे यहाँ यही विधि है और यही तेल हमारा एक्सपोर्ट में यूज हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जिस तेल को फ्लेवोनॉइड्स उसमें होना चाहिए वो फ्लेवोनॉइड्स जो उड़ गया तो आप किस बात की जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, उसने जो है पैमाना बना रखा है, उसने मशीन से देखा, लेकिन अपने ही देश में इसको यदि यूज करना होगा और महक के आधार पर करना होगा तो कौन लेगा आपका जो है तेल? इसलिए इसके भी बारे में अच्छी तरह से सावधान होकर इसके बारे में सीमेप जैसे संस्थान के वैज्ञानिकों से अधिक तरह से बात करके और तभी जो है इस कार्य को करना चाहिए। जब आप आसवन अपने बनवा रहे हो आसवन यंत्र, तो निश्चित तौर पर जो टेक्निकल एडवाइस है वो संस्थानों से ही लेना चाहिए। किसी सड़क छाप से लेने से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि तेल ज़्यादा से ज़्यादा आवे यह महत्वपूर्ण है और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। अब इसके बाद जो बाजार में बेचने के लिए जो समस्याएं आती हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी बिक्री कहाँ की जाए, और उस बिक्री करने के पीछे भी किसान का बहुत बड़ा घाटा होता है। इसके लिए भी मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप कम से कम 3 या 4 आपके पास ऐसे लोगों का नाम पता वगैरह होना चाहिए और उनसे बातचीत होनी चाहिए जिसके यहाँ आप अपने औषधीय एवं सुगंध पौधों के उत्पाद को बेच सकें। यदि आपका ये नहीं है तो आपको सब होने के बाद आपको पीछे पीछे घूमना पड़ेगा और आप कभी भी सक्सेस नहीं पाएंगे। आपको खुद इस फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे हम ये कहना चाहते हैं आपको अपने अनुभव के अनुसार कि जितना आपके पास है खेत उसके पूरे में ही एक ही बार में मत लगा दीजिए आप। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा लेमन ग्रास लगा दिया, थोड़ा वेटिवर लगा दिया, थोड़ा जिरेनियम लगा दिया, थोड़ा गर्मी के दिन में ये पिपरमिंट लगा दिया, चलो उससे जो है कुछ पता चल जाएगा। चलो थोड़ा कालमेघ लगा दिया जो सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा, तुलसी जो है सितंबर तक ख़त्म हो जाएगी, हैं। तो इस तरह से आप प्रक्षेत्र पर पहले यदि नर्सरी टाइप कोई क्यारियाँ बना के और थोड़ा सा उसके बिहेवियर को जान लें 1 साल में, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब आप रोपने जाएं तो उसकी जो है गुणवत्ता, कितना तेल निकल रहा है, यदि 500 ग्राम के सैंपल क्लिंजर ऑपरेटर से निकाला गया है तेल और उसमें 500 ग्राम में इतना आता है तो उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि प्रति हेक्टेयर जो है कितना जो है उसमें आएगा। उसकी गुणवत्ता की जांच भी करा लें आप। उसमें जैसे संस्थान कई ऐसे भी हैं जो कुछ फीस थोड़ा सा लेते हैं और उसके बाद उसको बता देते हैं, तब उसकी रोपाई करिए। यदि आप रोपाई कर लिए और बाद में तेल नहीं आया, क्या करेंगे? आपके पास जो औषधि पौधे हैं उनकी जड़ या पत्ते या फूल जिसकी ज़रूरत है उसको बाजार में दिखाइए, भाई हमारे पास इस तरह का है, मैं इसको लगाने जा रहा हूँ, इतने समय में तैयार होगा, आप क्या लेना चाहते हैं? और मान लीजिए आपका सतावर हो गया 50 क्विंटल और आप उसका जो है लेने वाला नहीं है, क्या करेंगे उसको? तो मैं इन्हीं सब बातों से आपको सावधान करने के लिए मेरे विचार में आया
कि जो हमने 2 वर्ष में चिंतन किया, जो हमने अनुभव किया, जो परेशानियां सही, आप तक जो है पहुंचाऊं और अपने फेल्योर को भी आपके सामने आगे रखूं। जब हम लोग इस तरह की बातों को जो है अनुभव कर रहे हैं, तो किसान जिसका जो है कोई ये इंटरेक्शन नहीं है, वो कहाँ से करेगा? वो उसके यहाँ लगा तो दिया गया, लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम में लगा दिया और उसके बाद जो है वो घूम रहा है आपके पीछे। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं किसी भी संस्था, किसी भी व्यवस्था के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि किसान सावधान हो जाए। खेती करने के पहले 10 बार सोच लीजिए कि आपकी भूमि कैसी है, आप कितने समय के लिए करना चाहते हैं, कौन सी फसल आपके लिए ठीक रहेगी। कई ऐसी फसलें हैं जिनका आप आपस में इकोनॉमिक्स देख लें। जैसे यदि लेमन ग्रास की खेती करेंगे और वेटिवर करेंगे, तो वेटिवर में इसलिए मत खेती करिए कि इतने 1000 रुपया किलो है, बराबर ही आता है दोनों का। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, किसी से भी आप पूछ लीजिए, किसी वैज्ञानिक से, और वही आएगा, उतना ही आएगा। अब किसी में 150 किलो तेल डालना है 1 हेक्टेयर में, और किसी में मान लीजिए कि 25 किलो आना है, दोनों का भाव देख लीजिए क्या आपको मिलता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाई, हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप हम सबके लिए पैसा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कठिनता से हम लोगों के पास आया हुआ है। इसका जो सदुपयोग करें, सही के लिए करें, गलत के लिए न करें और अपने नुकसान को बचाएं।